कीजिए आप अपनी। देखिए कल हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल पर बेस्ड है, मतलब कि मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरिया वर्ड से बना है ये, जिसके पास भी मास है जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हमने मटेरियल बोला था। और मटेरियल को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, मेटल्स में और नॉन मेटल्स, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी, तो फिर से सुनिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी और मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि अगर हम किसी मटेरियल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि दो एग्जांपल दिए थे मैंने, एक आयरन नेल था एक चॉक था, तो यहाँ पर ये हमने आयरन नेल लिया, लोहे का एक कील लिया, दिस इज आयरन नेल, और एक चॉक लिया, तो दोनों के ऊपर हमने हैमर से स्ट्राइक किया। तो जैसे ही मैं इसको हैमर से स्ट्राइक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब इसको मैं हैमर से स्ट्राइक करता हूँ तो ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये तो पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, पीसेस के अंदर टूट जाता है। तो इसका मतलब ये मैलिएबल नहीं है। मैलिएबल कौन होगा, जिसको हैमर से स्ट्राइक करने पर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके एग्जांपल क्या है, स्वीट मिठाइयां हम लोग खाते हैं, मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉइल लगी होती है, सिल्वर चांदी की एक फॉइल पतली सी लेयर लगी होती है। वो कैसे बनाई गई है, क्योंकि सिल्वर एक मेटल है, और मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते रहेंगे तो बिल्कुल एक इतना पतला हो जाएगा कि एक पेपर की तरह दिखने लगेगा। उसके बाद हम उसको स्वीट के ऊपर लगा देते हैं। गोल्ड फॉइल भी आते हैं इसी तरह से, जैसे अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल की वॉल्स के ऊपर वो थिन लीफ की लगी हुई है, गोल्ड की थिन जो है पतली पतली फॉइल सी लगी हुई है। तो गोल्ड भी एक मेलिएबल मेटल है, तो हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते जाएंगे और पतली शीट में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना पतला होगा कि एकदम पेपर की तरह दिखाई देगा। और वही गोल्ड फॉइल है जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर लगाई गई है, और बार बार उसको लगाना पड़ता है। सो दिस इज आयरन एंड दिस इज चॉक। तो ये जो आयरन था ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम इसको किससे स्ट्राइक कर रहे हैं, जब हम इसको एक हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, इस तरह से एक हैमर बनाते हैं, ये एक हैमर बनी, तो हैमर से जब इसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने बोला मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल, बिकॉज दे आर कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट। ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, तो उसके बेसिस पर हमने लिखा था मेटल्स आर मैलिएबल। और नॉन मेटल में क्या लिखेंगे, ये तो ब्रेक डाउन हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है, तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। बस नॉन वर्ड लगा देंगे और सेंटेंस वही रखेंगे। थोड़ा इधर लिखता हूँ, दिखाई नहीं देगा आपको बोर्ड। मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेटल और नॉन मेटल की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब मेटल्स के क्या बनाए जा सकते हैं, मेटल से क्या बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, तो मैं जब इसको ऐसा खींचता हूँ एक मशीन के थ्रू फोर्स लगा करके, मैं जब इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ऐसा खींचूंगा तो मैं देखता हूँ ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ये पतली वायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब मेटल से क्या बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। तो मेटल्स होंगे डक्टाइल क्योंकि उनके वायर बनाए जा सकते हैं। अब मैंने एक चौक लिया था, चौक पर ऐसा फोर्स लगा रहे हो तो टूट गया। ये प्लास्टिक है मेरे पास, प्लास्टिक पर मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसा टूट जाएगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो चौक है उस पर जैसे ही हम उसको ऐसा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब उसके वायर्स नहीं बनाए जा सकते। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल।
तो मेटल्स किसको बोला जाएगा? जो मेलिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा था? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर लिख सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, क्या? एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या बताया था, देखिए एक्सपेरिमेंट में, देखिए क्या बताया था मैंने आपको। एक बल्ब लिया था, ये बल्ब के अंदर ये फिलामेंट है, ये एक बल्ब लिया था, बल्ब के अंदर था फिलामेंट, और इसके दो टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल को हमने जोड़ा था बैटरी से, ये एक सेल लगाया मैंने, ये सेल का पॉजिटिव है, ये सेल का नेगेटिव है, ये दो दूसरा वायर इधर से आ गया। अब इन दोनों वायर्स के बीच में अलग अलग मटेरियल्स लगा करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आयरन नेल को लगाया था, लोहे का एक कील लिया और उसको इस सर्किट के अंदर ऐसा लगा दिया। देखा आयरन नेल लगाते ही बल्ब जो है वो ग्लो करते हैं। बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब आयरन एक मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। फिर हम मटेरियल को चेंज करते हैं, मटेरियल को चेंज करके मैंने यूज किया चौक का, एक चौक लगा दिया, यहाँ पे वुड का पीस लगा दिया, तो देखा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, चमक नहीं रहा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर रहे, कंडक्ट नहीं कर रहे। वुड हो गया, चौक हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो हमने बोला वो नॉन मेटल्स होंगे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का यूज करके देखते हैं। पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो पेंसिल की लीड को निकाल करके यहाँ लगाया हमने, दिस इज पेंसिल लीड, जो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। देखा ये बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब ग्लो करने लगा, इसका मतलब ग्रेफाइट तो कंडक्टर है, लेकिन वो क्या है? एक नॉन मेटल। लेकिन वो क्या है? एक नॉन मेटल। तो मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। अब एग्जांपल क्या होंगे? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप कोई ज्वेलरी का पीस लगा करके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से लगाना भाई, गोल्ड है, काफी महंगा आता है। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। हमने सल्फर पाउडर का यूज किया, ऑक्सीजन गैस का यूज किया, नाइट्रोजन गैस का यूज किया। जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों वायर्स के बीच में कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो इनके बीच में कौन से पार्टिकल्स होंगे, कौन सी गैस है? अभी हमारे एनवायरमेंट में कौन सी गैस है? दो गैसेज है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन N2 से लिखते हैं इसको, ये 78% है, तो 99% तो ये दो गैसेज ही हैं। तो अगर मैंने यहाँ से वायर को ओपन छोड़ा तो यहाँ पर क्या होंगी? इसके आसपास गैसेज होंगी, और हम देख रहे हैं बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। अब आपके क्वेश्चन में लेता हूँ, कल मैं आपके डाउट नहीं ले पाया था, मीटिंग ओवर हो गई थी। ये तीन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक है, टोटल 7 मैं आपको बताऊंगा, 4 और बाकी है। तो अनम्यूट करो, हाँ इसको करो। हेलो हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने बताया था कि वाटर नॉन मेटल होता है, तो सर अगर वाटर में साल्ट है तो वो मेटल हुआ, क्योंकि साल्ट में ना मेटालिक आयंस होते हैं, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें साल्ट नहीं होता है, तो वो नॉन मेटल हुआ। जी जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो एक मिक्सचर है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों है। वो एक मिक्सचर है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों है। सर म्यूट कर दीजिए वापस। और उनको हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अभी केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर आएगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चैप्टर है आपकी बुक के अंदर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? उसमें हम लोग ये नया टॉपिक स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। उसमें पढ़ेंगे कि वाटर के अंदर जैसे ही सॉल्ट डाला तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर रहा है। क्या बता रहा हूं मैं?
उन सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। जैसे कि मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो सॉल्ट और वाटर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, जैसा कि इस बच्ची ने बताया, आयंस। आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वो एक मिक्सचर है। ये क्या है? ये एक मिक्सचर है मेटल्स नॉन मेटल्स का। ओके, नेक्स्ट। यस दिव्यांशु। हेलो सर। यस दिव्यांशु। ये सर आपने बताया था ना एलिमेंट्स 115 होते हैं, हाँ जी। तो सर कंपाउंड्स कितने होते हैं सर? कंपाउंड बेटा कंपाउंड तो बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन कंपाउंड्स है, 7 मिलियन सब्सटेंसेज है। अब वो कैसे बने हैं? कोई बना है कार्बन हाइड्रोजन से, जैसे कि मेथेन गैस होती है, CH4 होती है, ये दो एलिमेंट से बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन से। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कॉपर सल्फेट, ये 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन। एक प्रोडक्ट, एक मटेरियल है H2SO4, ये बना है हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन से। एक कंपाउंड है CO2, ये बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। एक कंपाउंड है H2, ये बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो टोटल 7 मिलियन सब्सटेंसेज है, कंपाउंड्स हैं, जो बने हैं 92 एलिमेंट से। नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, वो 92 एलिमेंट्स आपस में किसी भी तरह से जुड़ते हैं और अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, सब्सटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट सर, उसको म्यूट करती। यस तनिष जैन। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर जैसे आपने बताया था कि मेटल्स हाँ जी। मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल। जी तो सर इसका मतलब सर मैलिएबल का मतलब ये है ना कि सर अगर हम उसको सर दबाएंगे किसी भी हैमर से, चीज हैमर से हैमर तो से। फिर सर शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ जी। तो सर फिर जैसे नॉन मेटल्स के सर ये मैलिएबल के एग्जांपल्स क्या थे? चॉक और हाँ, आप चौक को लेंगे, उसको हैमर से बीट करेंगे, उसके तो टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए तो उसको नॉन मैलिएबल बोल रहे हैं। सल्फर, मैंने सल्फर लिया, येलो कलर का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था सल्फर का, मैंने जैसे ही उसको हैमर से बीट किया वो तो पाउडर में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, अगर थिन शीट में कन्वर्ट होता तो उसको मैलिएबल बोलते। यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर जो अभी आपने बताया था दिव्यांशु को कि कंपाउंड्स वो नेचुरल उससे बने हैं, नेचुरल एलिमेंट से 92 एलिमेंट। हाँ जी, हाँ जी। सर तो सिर्फ नेचुरल से ही बने हैं सर, आर्टिफिशियल से नहीं बने? आर्टिफिशियल से भी बन सकते हैं, मैं नेचर में जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियली भी उनको जोड़ा जा सकता है, बन सकते हैं, नए कंपाउंड खोजते रहते हैं। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उसमें कोई नया मटेरियल भी बन जाता है। तो वो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो कीजिए सर अनम्यूट। नीचे सर ऋषभ। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस्टर ऋषभ। सर आपने हाँ जैसे जी। कि बताया, सर आपने जैसे बताया कि है ना नॉन डक्टाइल होते हैं नॉन मेटल्स। तो सर अगर हम प्लास्टिक को हीट करके अगर उसको है ना अपने है ना फोर्स से खींचेंगे तो सर वो भी तो वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो, वायर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या था कि बहुत कम मटेरियल लेना है हमें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था गोल्ड का। गोल्ड कितना था? 1 ग्राम। 1 ग्राम। सिर्फ कितना गोल्ड था? 1 ग्राम गोल्ड। 1 और ग्राम। कितनी वायर बनाई जा सकती है सर 200 मीटर की वायर बनाई जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। तो प्लास्टिक के साथ ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि आपने 1 ग्राम प्लास्टिक लिया, उसको गर्म कर रहे हैं, वायर नहीं बनेगी? इट इज नॉट पॉसिबल। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।
काव्या स्वामी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर आपने बताया था कि 115 एलिमेंट्स होते हैं, हाँ जी हाँ जी तो 92 तो नेचर में फाउंड हुआ है और लेबोरेटरीज में कितने जी हुए हैं? लेबोरेटरी में 23। थैंक यू सर। हाँ जी वेलकम बेटा। सर म्यूट कर दीजिए। अच्छा अब सुनिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आपको एक ही नोटबुक लगानी है साइंस की, ठीक है? आप इसमें पजल मत होइए, आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपको एक ही नोटबुक में करने हैं, चाहे वो मैं करवाऊं चाहे वो कुणाल सर करवाएं, दोनों में से कोई भी जो भी चैप्टर करवा रहे हैं वो आपको सेम नोटबुक में लिखने हैं। अब कुणाल सर ने जो चैप्टर करवाया आई होप सबने वो कंप्लीट कर लिया है, असाइनमेंट आप लोग कर रहे होंगे, और बीच में एक दिन कुणाल सर का लेक्चर आएगा जिसमें वो आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? अभी जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ आपको सेम नोटबुक में करना होगा, वो अलग अलग नोटबुक नहीं लगानी है आपको, साइंस की एक ही नोटबुक रहेगी। अब देखिए हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, फिर से आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। तो 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या होगी, उसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसके लिए। मेटल्स और किसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग? नॉन मेटल्स को। मेटल्स के अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। और दी इसके लिए क्या लिखेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके एग्जांपल सुनिए। अब ये कैसे पता लगा ये एक अच्छा कंडक्टर है हीट का? हीट का कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर होगी, मैं किसी भी मटेरियल को इधर से गर्म करूंगा तो देखूंगा धीरे धीरे वो दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट देखिए क्या होगा। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे एक आयरन रोड। तो मैंने ये आयरन की एक रोड ली और इस आयरन की रोड के ऊपर यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वैक्स डाल दी, कैंडल से वैक्स डाल देंगे, एक मोमबत्ती लेंगे और उससे वैक्स की कुछ ड्रॉप्स मैंने यहाँ डाल दी, और यहाँ पर मैंने एक कैंडल लगा करके छोड़ दी, बर्न करके छोड़ दी, और यहाँ से हीट एनर्जी मिलेगी। ये कैंडल से क्या मिलने वाली है? हीट एनर्जी। तो ये आयरन रोड जो है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी इस एंड। ये फर्स्ट एंड है, फर्स्ट एंड से ये हीट अप होनी स्टार्ट हुई। अब हीट ट्रांसफर हो रही है, कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे ये हीट एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी तो ये जो सबसे पहली ड्रॉप थी कैंडल की जो हमने यहाँ पर गिराई थी, कैंडल को सॉरी जो वैक्स हमने यहाँ पर रखी हुई थी वो मेल्ट होकर के नीचे गिर जाएगी, वो यहाँ से मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब हीट का ट्रांसफर यहाँ तक हो चुका है। फिर धीरे धीरे फिर ये मेल्ट हो गई, फिर ये मेल्ट हो गई, फिर ये मेल्ट हो गई। हमने इसको टच करके देखा ये तो गर्म था, हमने हाथ हटा लिया जल्दी से। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसको गर्म किया इस तरफ से, इसको फर्स्ट एंड से हीट अप किया, लेकिन ये सेकेंड एंड पर ही क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। इसका मतलब आयरन ने किसका कंडक्शन किया? हीट एनर्जी का कंडक्शन किया। फिर से एक्सपेरिमेंट सुनिए। मैंने यहाँ कैंडल लगाई है, इसके ऊपर वैक्स लगा रखी है, तो जैसे जैसे ये रोड आगे आगे गर्म होती जाएगी, ये जो वैक्स थी, ये जो वैक्स है ये क्या होती जाएगी? ये मेल्ट होती जाएगी, पिघलती जाएगी। तो हीट आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ पर वैक्स जो थी वो मेल्ट होकर के नीचे पिघल करके नीचे गिरने लगी। फिर धीरे धीरे हीट आगे और बढ़ी, ये मेल्ट होकर के नीचे गिरने लगी, फिर और आगे बढ़ी, ये मेल्ट होकर के नीचे गिरी, फिर और आगे बढ़ी, ये मेल्ट होकर के नीचे गिरी। फिर लास्ट में अल्टीमेटली हमने इसको टच करके ऐसा फील कर लिया कि ये गर्म है, और ये सेकेंड एंड जो है ये भी क्या हो चुका है? ये भी हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है। इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है आयरन रोड के अंदर। कॉपर लेंगे, कॉपर में भी सेम एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा हमने गोल्ड को लिया, गोल्ड में भी सेम एक्सपेरिमेंट। तो ये सब लोग क्या करते हैं? हीट को कंडक्ट करते हैं। हीट के कंडक्शन का मतलब है हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर कर सकते हैं और बड़ी जल्दी ट्रांसफर करते हैं। हमारे जो बर्तन है वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, स्टील के, ब्रास के, पीतल के, किस तरह से बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो बर्तन जो है वो मेटल्स के क्यों बनाए गए? वो मेटल्स के इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो जल्दी से, क्योंकि वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से फास्ट ट्रांसफर करते हैं, जल्दी ट्रांसफर करते हैं।
इसीलिए बर्तन मेटल्स के बने होते हैं। अब देखिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कौन है बैड कंडक्टर? नॉन मेटल जो है वो एक बुरा कंडक्टर है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब एग्जांपल सुनिए, हीट को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहा? अब आपने देखा होगा कि हम लोग फ्राई पैन का यूज करते हैं, घर के अंदर खाना पकाने के लिए फ्राई पैन का यूज किया जाता है। उसका ये स्टैंड होता है, ये हैंडल होता है, और ये हैंडल के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है। ये हैंडल के ऊपर देखिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है। ये क्या है? ये फ्राइंग पैन है जिसमें हम लोग सब्जी को गर्म करते हैं, सब्जी पकाते हैं। लेकिन इसका जो हैंडल है वो किसका बना हुआ है? वो प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक का क्यों बनाया? बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता। हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता तो वो गर्म नहीं होगा। और हम प्लास्टिक के हैंडल से तो बर्तन को पकड़ते हैं, प्लास्टिक के हैंडल से ही तो बर्तन को पकड़ते हैं। तो नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग प्लास्टिक का इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज ए नॉन मेटल, ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब और एग्जांपल सुनिए, थर्मस यूज करते हैं हम चाय को गर्म रखने के लिए, काफी देर तक पानी को गर्म रखने के लिए। ये थर्मस बनाई मैंने, मान लीजिए ये इसका इस तरह कैप है, इसको बंद कर दिया हमने। अब थर्मस की जो वॉल्स हैं वो इस तरह से होती है, ये वॉल हमने ऐसा लगाई। अब इसके बीच में क्या लगा होता है? इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता, ना अंदर की हीट एनर्जी बाहर जाती है। यहाँ पर जो भी मटेरियल डाल रखे हैं वो गर्म है, हॉट मटेरियल है, तो यहाँ की जो भी हीट एनर्जी है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर की जो भी हीट एनर्जी है वो अंदर नहीं आएगी। तो इसमें गर्म चीज रखेंगे तो गर्म रहेगी, अगर कोई ठंडा मटेरियल डाल देंगे, कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे या कुछ वाटर डाल देंगे, कोल्ड वाटर डाल देंगे, तो वो ठंडा रहेगा, क्योंकि बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं जा रही। और जब हमने इसमें गर्म मटेरियल डाला तो अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जा रही, क्योंकि इसकी वॉल्स के बीच में थर्माकोल की शीट लगी हुई है। थर्माकोल या क्या लगा हुआ है? फोम लगी हुई है। क्या लगी हुई है? फोम। तो वो जो फोम है, वो जो थर्माकोल है, वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि वो हीट को क्या नहीं कर रहा? कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो हीट को क्या नहीं कर रहा? कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो थर्मस जब बनाई जाती है तो उसके अंदर दो वॉल्स होती हैं, एक इनर वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है। एक अंदर की वॉल होती है, एक बाहर की वॉल होती है। जो इनर वॉल होती है और आउटर वॉल होती है, उसके बीच में होता है खाली स्पेस। वो स्पेस के अंदर फोम भरी होती है, थर्माकोल भरा होता है या फोम भरी होती है। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करता। इसी तरह से फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के या वुड के बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के बनाए जाएंगे या किसके बनाए जाएंगे? वुड के बनाए जाएंगे, बिकॉज वुड इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो भी एक बुरा कंडक्टर है हीट का, हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, मेटल्स जो हैं वो होते हैं लस्टर। फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी देखिए क्या है। मेटल्स आर लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार। ये लस्टर का मतलब क्या बताया मैंने, क्या मीनिंग बताया इसका? शाइनिंग। तो मेटल्स अगर लस्टर हैं तो इसका मतलब मेटल्स शाइनी होते हैं, मेटल्स शाइनी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब वो शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, एक्सेप्ट दो चीजों को छोड़ करके, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, इन दो को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं। अब मेटल शाइनी है, आयरन जो है वो भी शाइनी है। अब आप बोलेंगे सर आयरन के ऊपर तो रस्ट आ जाती है, जंग लग जाती है, वो शाइनी कब होता है? तो उसको जब ऐसा कट करेंगे बीच में से, तो अंदर से जब देखेंगे तो वो शाइनी निकलेगा। तो उसके ऊपर रस्टिंग की लेयर आ रही है, नो डाउट ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करते हैं, उस वजह से रस्टिंग आती है। लेकिन जब हम उसको ऐसा बीच में से कट करते हैं तो अंदर से जब देखते हैं तो वो शाइनी निकलता है। कॉपर मेटल वो भी शाइनी है, गोल्ड मेटल वो भी शाइनी है, सिल्वर मेटल वो भी शाइनी है। तो मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया? लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनी। तो मेटल्स आर लस्टर शाइनी। तो सभी मेटल्स चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर। नॉन मेटल्स नॉन लस्टर्स है,
मतलब कि नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, सिर्फ दो नॉन मेटल्स को छोड़ करके। कौन कौन से? आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन जो है वो शाइनी नॉन मेटल है, चमकदार होता है। आयोडीन जो है वो चमकदार होता है। ग्रेफाइट, पेंसिल की लीड जो है वो भी शाइनी है, पेंसिल की जो लीड है वो भी शाइनी है, चमकदार है। तो ये इन दो नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, इन दो नॉन मेटल्स को छोड़ करके बाकी सभी नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते, बाकी सभी नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते। ये एक्सेप्शंस याद रखनी है आपको, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कुछ मिनट है। ओके नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल याद रखना भाई, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन याद रखनी है आपको, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको एक्सेप्शन बोला जाता है। तो नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ करके। नेक्स्ट 6 देखिए, मेटल्स आर सोनोरस। नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये। रिंगिंग साउंड का मतलब होता है जो साउंड एनवायरनमेंट में ज्यादा समय के लिए रहती है, जो साउंड गूंजती है, जो साउंड क्या करती है? गूंजती है। तो साउंड जहां पर गूंज रही है वो रिंगिंग साउंड है। जैसे स्कूल के अंदर बेल बजती है तो वो बेल जो है उसकी आवाज कुछ सेकंड तक एनवायरनमेंट में हमें सुनाई देती है, गूंजती रहती है वो, तो हम उसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं। और रिंगिंग साउंड कब प्रोड्यूस करते हैं? when we strike them, जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं, हथौड़े से मारते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से उसको पीटते हैं। तो मेटल्स को जब भी स्ट्राइक किया जाता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स को जब भी स्ट्राइक किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है which produces ringing sound, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनो। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको दो बॉक्स दिए, ये पहला बॉक्स है, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स है वुड का, और दूसरा बॉक्स है आयरन का। अब मैं आपको पूछता हूँ कि दोनों में से मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? दोनों में से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, कैसे बता सकते हैं? ये रिंगिंग साउंड से बता सकते हैं। ये मैंने हैमर लिया और इसके ऊपर ऐसा बजाया तो देखा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब ये मेटल है। वुड के ऊपर बजाया, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हुई लेकिन आवाज गूंज नहीं रही है, बस एक बार साउंड प्रोड्यूस हुई और खत्म। लेकिन मेटल को जब हमने स्ट्राइक किया, चलो मान लो हैमर भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसको उठा करके ऐसा पटक देंगे, तो उठाया और ऐसा पटका, देखा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। इसको उठाया और ऐसा नीचे रखा, साउंड प्रोड्यूस नहीं। तो जब हम इनको स्ट्राइक कर रहे हैं, जब हम इन पर हथौड़े से मार रहे हैं या इनको उठा करके जब इन पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उस समय पर ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल है और ये क्या है? ये मेटल है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? 6 पॉइंट। नॉन मेटल्स आर नॉन metals are non-sonorous. Non-metals are non-sonorous. Metals ringing sound produce करते हैं when we strike them. Metals are sonorous because they produce ringing sound when we strike them. जब हम उनको मारते हैं हथौड़े से। Non-metals are non-sonorous. They do not produce ringing sound. Non-metals are non-sonorous because they do not produce ringing sound when we strike them. इसीलिए जो घंटी बजाई जाती है या बनाई जाती है वो मेटल्स की बनाई जाती है। मंदिर में जाते हैं, घंटा लगा होता है, बजाते हैं, भगवान के आगे जाने पर दर्शन करते हैं भगवान के। उस समय पर आपने देखा कि वो जो घंटा लगा हुआ है, वो जो बेल लगी हुई है, वो वुड की बनी हुई है क्या? लकड़ी की बनी हुई है। अगर वुड की होती तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती? आंसर है नो। वो जो बेल है वो किसकी बनी हुई है? वो मेटल की बनी हुई है। वो जो बेल है वो ब्रास की, पीतल की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। ठीक है। और उसके अलावा स्कूल के अंदर भी एक बेल होती है, पियोन जो है वो जाता है और हथौड़े से उस पर जोर से स्ट्राइक करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हमने प्लेट लगा रखी है, वो जो हमने ऑब्जेक्ट लगा रखा है, वो भी किसका लगा रखा है? वो भी हमने मेटल का लगा रखा है, तो इसीलिए तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है।
तो आसपास आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जो ऑब्जेक्ट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिंगिंग साउंड क्या बताया मैंने, जो आवाज गूंजती है, काफी समय तक एनवायरनमेंट में रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक सुनाई देती है। जो स्कूल के अंदर बेल बजती है, आसपास जो भी घर है या थोड़ी दूर है 500 मीटर पर, उनको भी वो बेल सुनाई देती है। तो रिंगिंग साउंड वो होगी जो गूंजेगी प्लस जो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी, दूर तक जाएगी। अब देखिए इसके एक दो पॉइंट और बाकी हैं, वो कल करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ, वो वर्क आप नोट कर लीजिए। तो कितना टाइम है? फाइव मिनट्स है। मैं आपको वर्क देता हूँ, एक कुछ टेबल्स मैं बना रहा हूँ, वो टेबल्स आपको कंप्लीट करनी है। कल मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। सबसे पहले देखिए एक टेबल, फर्स्ट टेबल है, सॉरी टेबल वन। टेबल वन है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। अपीयरेंस और अच्छा, ये हार्डनेस वाला अभी मैंने आपको पॉइंट करवाया नहीं, तो ये टेबल हम बाद में करेंगे। जो मैंने आपको करवा दिए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको देखता हूँ। मैलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मैलेबिलिटी, यस मैलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मैलेबिलिटी को टेस्ट करना है। तो इसके लिए कुछ मैं ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट या मटेरियल लिख सकते हैं आप। नोट कर लीजिए रफ नोटबुक में, कल मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, आप इसको फिल करना और फिर कल चेक करना कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आयरन नेल, लोहे का कील। सेकंड ऑब्जेक्ट कॉल पीस, कॉल पीस, कोयले का टुकड़ा। थर्ड ऑब्जेक्ट हम लेंगे एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर। नेक्स्ट पेंसिल लीड। मटेरियल्स को वेस्ट मत करिएगा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आप। नेक्स्ट आयरन नेल, ये आपका एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी नॉलेज से पता लगाइए कि क्या होगा। एल्यूमिनियम पेंसिल लेड, और उसके अलावा हम लोग कॉपर लिख देते, कॉपर वायर। तो ये सब मैंने मटेरियल्स लिखे। अब आपको इसको बताना है कि ये मैलिएबल होंगे या नॉन मैलिएबल होंगे। ठीक है, लास्ट कॉपर वायर था, तो इसमें आपको बताना है चेंज इन शेप। यहां पर मैं लिखता हूं चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। आपको शेप बतानी है, कैसा हो जाएगा, ये फ्लैटन हो जाएगा। दो वर्ड्स लिखने हैं, FLATTEN, फ्लैटन। ऑब्लिक में लिखना है ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक्स इनटू पीसेस, ब्रेक्स इनटू पीसेस। ये दो वर्ड्स आपको यूज करके टेबल को कंप्लीट करना है। या तो आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्लैट हो जाएगा, या लिखेंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस के अंदर। तो ये टेबल बना लीजिए, ये आपका वर्क है आज का। इसके बाद एक टेबल और है, जल्दी से बनाइए इसको, और जब बन जाए तो हैंड रेस कर लीजिए सब। चेंज इन शेप में ये दो वर्ड यूज करने हैं, वो फ्लैट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, सबने नोट कर लिया है। एक टेबल और है, वो लिखिए आप जल्दी से। सेकंड टेबल के बारे में लिखिए। सो आई एम इरेजिंग दिस वन। सेकंड टेबल इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल, स्टूडेंट्स आपको एक्सपेरिमेंट मत करना घर पर, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको स्कूल में करवाए जाएंगे इन द गाइडेंस ऑफ टीचर। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कंडक्टिविटी को बताना है। अब यहाँ मटेरियल्स लिखते हैं, आयरन नेल, चलो कोल भी पड़ा रहने दो, आयरन नेल। सेकंड लिखिए सल्फर, सल्फर के बाद आएगा कोल,
उसके बाद आएगा कॉपर वायर, इसके अंदर आपको 4 लिखने। नेक्स्ट लिखेंगे कॉल पीसेस, पीस और कॉपर वायर, और यहाँ लिखेंगे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर नोट कीजिए जल्दी से। ये सेकंड टेबल है आपकी। आपको इसमें कंडक्टिविटी बतानी है कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं। 2 वर्ड यूज करने हैं, या तो लिखेंगे गुड कंडक्टर या लिखेंगे बैड कंडक्टर। आयरन नेल, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर। कल मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा, ये आपको रफ नोटबुक में लिखने हैं। ऑल द स्टूडेंट्स रेज योर हैंड। थैंक यू सो मच।